गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर हमने लास्ट क्लास में उनके बारे में, उनका क्लासिफिकेशन के बारे में देखा कि कितने टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं और कार्बोधातुक यौगिक होते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि विस्थान इलेक्ट्रॉन बंद युक्त, या मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं, या मैं कह दूं सहसंयोजक यौगिक हैं, या मैं कह दूं आयनिक यौगिक हैं। उन सब के एग्जांपल्स देखे और उनके नोट्स भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए। आप उनमें आराम से जा करके उनकी डिटेल के बारे में देख सकते हैं, उनके नोमेनक्लेचर के बारे में देख सकते हैं, उनके जो यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो देख सकते हैं। अब हमें बात करनी होगी टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डिटेल के बारे में, कि कुछ पर्टिकुलर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जो अब पर्टिकुलर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल के लिथियम के कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, मरकरी के हैं, जिंक के हैं, मैग्नीशियम के हैं। बहुत सारे ऐसे कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जिनकी बहुत अच्छी वेल नोन रिएक्शंस हैं और जो काफ़ी स्टेबल भी हैं और काफ़ी केमिकल रिएक्शंस में यूज़ भी होते हैं फॉर मेकिंग सम यूज़फुल प्रोडक्ट, अपन ये कह सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, लिथियम के कार्बोधातुक यौगिक कि जब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कार्बन से यदि लिथियम से जुड़ता है तो उसे हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स कहेंगे, जैसे मिथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, फेनिल लिथियम। ये ध्यान रखना कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, वो एक साइंटिस्ट ने इसको इनोवेट किया था, उसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक वेल नोन एक आइडेंटिफिकेशन भी मिला था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी करता था, जो चाहे अपन सिंथेटिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते थे, परंतु ये जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उससे 100 टाइम ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है। और जब ऑलमोस्ट जितनी रिएक्शन अपन और मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हैं, कराते हैं, वो लगभग ऑर्गेनोलिथियम से भी करा सकते हैं। इसलिए इसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस क्या है, देखिए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एल्किल हैलाइड्स की रिएक्शन लिथियम के साथ करा करके ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मिथाइल लिथियम या इथाइल लिथियम को बना सकते हैं। और जो लेस जो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो मेटल्स हैं, मैं कह दूँ उनको अपन लेस विद्युत धनी, अपन ये कह सकते हैं विद्युत धनी आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, धनी, विद्युत धनी, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, बिकॉज लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कंपेयर टू मरकरी ज़्यादा होती है। तो मरकरी ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स की रिएक्शन जब लिथियम से कराएंगे तो वो लिथियम मरकरी को रिप्लेस कर देगा और खुद वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको एक तरीके से रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। इसी तरीके से एन ब्यूटिल लिथियम की रिएक्शन यदि किसी मैं कह दूँ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से करवाई जाए तो वो क्या करेगा, देखो ये एन ब्यूटिल लिथियम है, ये क्या है, ये ब्यूटिल लिथियम CH3 CH2 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 और Li, इस तरीके से उसकी रिएक्शन बेंजीन से कराई जाए तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन से जुड़ जाएगा, किसी अनसैचुरेटेड से ज़्यादा मतलब रिएक्टिविटी शो करता है और इसको किस में चेंज कर देगा, ब्यूटेन में। और ये यहाँ पे जो है वो मतलब खुद उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ करके एक दूसरे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से कुछ रिएक्शंस अपन देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो है इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि इट इज़ अ मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ये इसकी रिएक्शन जैसे किसी भी हेलोजन से कराएंगे तो फिर ये क्या होगा, मतलब मेटल हैलाइड्स बाहर निकल जाएंगे और जो है इथाइल ब्रोमाइड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। मतलब एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन वापस एक तरीके से इन्वर्स रिएक्शन होगा कि इन एल्किल हैलाइड्स से हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखा अपन ने। यहाँ पे देखिए ये वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर अपन ने बनाया और अब हम क्या कर सकते हैं, वापस फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जैसे आपके सामने रिएक्शन है। इसी तरीके से मिथाइल लिथियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोराइड से करके हम मीथेन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। कुछ रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने हैं। इसी तरीके से ये मतलब कि उससे वाटर से रिएक्शन करके भी मतलब कि एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, LiOH है। ब्यूटिल लिथियम से रिएक्शन कर रहा है, ये मेथिल लिथियम है, ये मिथाइल लिथियम है।
जो भी ऐसे मतलब कि जो रिएजेंट हैं जो हाइड्रोजन मतलब दे सकते हैं, बेसिकली ये एक तरीके से हाइड्रोजन से रिएक्ट करके और फिर इनका फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे आप देखने वाली बात होगी कि ये एक तरीके से मतलब एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है, और ये जो है H2O एंड अमोनिया, ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं? बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं। तो इनसे भी रिएक्शन करके ये मतलब कि बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा देखिए मेथिल लिथियम CO2 से रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है? यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके ध्यान रखना, ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। इपॉक्साइड से भी रिएक्शन कर रहा है और फिर एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एल्कोहल्स का। ये जिस इस पे CH3 माइनस, यहाँ पे देखो ये जो CH3 माइनस है ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये यहाँ से बाहर निकल रहा है। CH3 ये वाला CH3 हो गया, और ये वाला यहाँ हो गया, और ये वाले जो दोनों हैं ये दोनों ये वाले हो गए CH3 CH2 O माइनस, O पे माइनस है तो Li उससे जुड़ गया, फिर उसको हाइड्रोलाइसिस करके अपन Li को अलग निकाल देंगे और H वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो भी बनाएगा। आपको पता है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करता है, उससे रिएक्शन करेगा तो जब इसके ऊपर डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करेगा तो वही अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और अगर दूसरे मतलब दूसरे एल्डिहाइड से अगर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके दूसरे एल्डिहाइड लेते हैं तो फिर 2 डिग्री एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर अपन मतलब कीटोन लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं इसकी। अब ये कई एल्किल लिथियम का प्रयोग एथिलीन के मतलब पॉलीमराइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट एक इसका एप्लीकेशन है कि पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा मतलब ये जो है वाइनिल क्लोराइड के अत्यंत क्रिस्टलीय बहुलकों का निर्माण पीयूष के निर्माण में, मतलब ये ब्यूटिल लिथियम का फॉर्मेशन भी अपन इससे कर सकते हैं। जो अपन ने पहली रिएक्शन देखी थी कि ब्यूटिल लिथियम या मैं कह दूँ वाइनिल लिथियम लेकर के उसकी रिएक्शन अगर अपन Cl2 से कर देंगे तो वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसका यूज़ भी अपन क्रिस्टलीय जो पॉलीमर हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और स्टीरियो स्पेसिफिक कैटलिस्ट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक ये पर्टिकुलर मतलब किसी भी स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मेशन यदि ये करता है तो अपन इसको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएजेंट भी कह देते हैं। देखो एक ये रिएक्शन आपके सामने दे रखी है कि जो मेथिल लिथियम है इसकी रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड से करी तो इस तरीके से एक थायोल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो है डाइमेथिल फ्लोराइड की मतलब ये पॉलीमराइजेशन कर दिया ना इसने, कार्बन डाइसल्फाइड का क्या कर दिया इसने? एक पॉलीमराइजेशन कर दिया। इसी तरीके से डाइमेथिल टिन डाइफ्लोराइड की संरचना भी दे रखी है जिसमें एक पॉलीमर स्ट्रक्चर आपके सामने आ रही है। ये देखिए और भी बहुत मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर का फॉर्मेशन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जब किसी मोनोमर यूनिट की रिएक्शन एल्किल लिथियम कंपाउंड के साथ में रिएजेंट के साथ में कराई जाएगी तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन को सक्सीड करेगा। ओके, ये सारी रिएक्शंस आपके सामने है। इसके अलावा मेटल कार्बन कंपाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये मान के चलो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में से यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पे क्या है? CO। जब भी कोई मेटल जो है वो CO से जुड़ जाता है तो उसको अपन कहते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं जो एक तरफ लोन पेयर दे करके उसके साथ में कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाते हैं, उपसंहरणीय यौगिक बनाते हैं। साथ ही ये EN भी फॉलो करता है। देखो आपके एग्ज़ाम में EN से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखो EN भी अपन पढ़ेंगे और मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स की बॉन्डिंग भी अपन देखेंगे। ये दोनों चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। तो देखिए इसमें मोनो जो है एक धातु कार्बोनिल होगी जिसमें केवल एक ही मेटल हो, द्विधातु इसमें 2 मेटल हों, और पॉली मेटेलिक भी होती हैं। तो एक धातु में क्या है कि एक धातु शिवलिंग से जुड़कर जिन यौगिक का निर्माण करते हैं उसको एक मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे NiCO4 है, FeCO5 है, मैं कह दूँ CrOCO6 है, MoCO6 है। ये सब इनकी स्ट्रक्चर भी अपन आगे पढ़ेंगे जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। द्विधातु कार्बन डाई मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे।
तो जो है CO2CO8 है, RS2CO8 IR2CO8 है, ये सब जिसमें दो मेटल हैं। CO मतलब कोबाल्ट यहाँ पे, और CO का मतलब है यहाँ पे कार्बोनाइल। और बहुधात्विक कार्बोनिल मतलब पॉलीमेटेलिक में क्या है, जब दो से अधिक मतलब CO से जुड़ करके वो बनाता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, पॉलीमेटेलिक, जिसमें अपन कह सकते हैं Fe3CO10, Ru3CO12, CO4CO12, इस तरीके से ये जो कंपाउंड्स हैं ये हो गए अपने मतलब पॉली मेटेलिक, जिसमें दो से ज़्यादा धातुएं प्रेजेंट होती है। इसको बनाएंगे कैसे, सीधे संयोग से, मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। सीधा निकल जो है, जो निकल को मतलब कि रूम टेम्परेचर के ऊपर CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को उसके अंदर से फ्लो किया जाएगा तो NaCO4 बन जाता है। इसी तरीके से FeCO5 बना सकते हैं और CO2CO8 भी बना सकते हैं। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके साथ में इसके अलावा धातु के लवण पर दूसरे कार्बन की रिएक्शन से, मतलब पहले से ही कोई एक मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स बना हुआ है और उसके ऊपर किसी दूसरे, अगर मुझे मेटल को सब्स्टिट्यूट करना है उसका कार्बोनिल बनाने के लिए, तो मैं MOCl, जैसे MOCl6 की रिएक्शन FeCO5 से करा करके MOCO6 और FeCl2, ये मतलब ये वाला मैंने रिप्लेसमेंट मेटल कार्बोनेट्स को बना लिया। ये पायरोलाइसिस से बना सकते हैं, तापीय प्रकाश गठन से। जब FeCO5 की फोटो, मैं कह दूँ कि फोटोलाइट के अंदर अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये मोनोन्यूक्लियर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाई न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एक आयरन था, यहाँ पे दो, मतलब डाइमराइजेशन एक तरीके से हो जाता है। इसके अलावा EN, ये देखो ये तो कुछ उस तरीके से हो गए। फिर अपन उसके बाद में EN पढ़ लेते हैं। EN के बाद में अपन इसके स्ट्रक्चर बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेंगे। EN होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसके क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मतलब ये एक स्टेबिलिटी को समझाने के लिए कंसेप्ट दिया गया था कि अगर किसी भी मतलब जो सेंटर एटम होगा, यहाँ पे जो मेटल है, जैसे यहाँ पे मेटल कार्बोनाइल में सेंट्रल मेटल एटम मेटल हो गया और उसके चारों तरफ क्या हो गए, कार्बन जो कार्बोनिल मतलब लिगेंड हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि उस सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जैसे इनर्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का 2 होता है, ऑर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जीनोन का 54 आता है। तो इतने अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ आते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है और वो जो है मेटल कार्बोनाइल स्टेबल होगा अगर वो EN को फॉलो करता है। अब इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है कि मेटल का एटॉमिक नंबर, जैसे कि स्कैंडियम के लिए 21 है, टाइटेनियम के लिए 22 है, वेनेडियम के लिए 23 है, क्रोमियम के लिए 24 है, आयरन के लिए 26 है, माइनस मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज़्यादा होगी उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे ना भाई। जैसे मैं कहूँ कि आयरन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है 26, लेकिन मैं कहूँ कि आयरन +2 होगा तो उसके अंदर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो फिर यहाँ पे कितना रह जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन काउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जितना उस न्यूक्लियाइड के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उस एटम के इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसलिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज प्रेजेंट इनटू इट्स इलेक्ट्रॉनिक शेल। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल चुके हैं, सो उतने इलेक्ट्रॉन हम उसमें से कम कर देंगे। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजक संख्या। इसका मतलब क्या है कि जब मेटल की तरफ लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो वो इट विल बी प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कोऑर्डिनेशन नंबर, और वी कैन से फॉर मेकिंग ए 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड देयर इज ए 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सप्लाइड टू मेटल फ्रॉम लिगेंड साइड। मतलब लिगेंड की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को सप्लाई होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, या मैं कह दूँ उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर से डिसाइड होगा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, उपसंसन संख्या। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या एक उपसंसन संख्या से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो +2 इंटू उपसंसन संख्या कर दिया। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे निकल है NiCO4, तो निकल का एटॉमिक नंबर हो गया 28, तो ये 28 लिख दिया। इसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप चार्ज कैसे निकालेंगे, निकल का X मान लीजिए चार्ज निकालने के लिए, प्लस CO के ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है, सो 0 है। 4 इंटू 0, 4 लिगेंड है पर चार्ज 0 है, और बराबर बाहर भी कोई चार्ज नहीं है तो वो भी 0, तो X बराबर कितना आ गया 0। ठीक है,
तो 28 माइनस 0 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया निकल का, तो 0 कर दिया, प्लस 2 इंटू 4, कितने लिगेंड्स हैं 4 है तो 2 इंटू 4, तो 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36। मतलब ये किसको हो गया 36, किसका होता है क्रिप्टन का होता है। मतलब कोई भी जो आपकी हीलियम मैं कह दूँ हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन जिनन, मतलब हीलियम का हो गया 2, नियॉन का हो गया 10, इसका हो गया 18, इसका हो गया 36 और इसका जीनोन का हो गया 54। इनमें से कोई भी इनका टोटल करने पे अगर नंबर आता है तो फिर वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है और वो मैं कह दूं कि वो स्टेबल होगा। इसी तरीके FeCO5 की बात कर सकते हैं। Fe का कितना हो गया 26, वही 4 जीरो है तो 0 और 2 इंटू 5 तो कितना हो गया 26 प्लस 10 36 हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कुछ और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।